अब देखिए, अभी तक हमने आपको जो कुछ भी बताया ये तो ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले स्कूल के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बता रहे हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो ये आपके क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये आता है, हम सबसे लास्ट में सिखाएंगे कि कोई पूछ लेंगे ये एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है, तो आप बता तो सब कुछ दोगे क्योंकि आपको पीरियड टेबल बनाना आ गया। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आंसर नहीं दे पाए, लेकिन इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, हमें विद इन 5 से 10 सेकंड में आंसर चाहिए, तो उसकी ट्रिक भी बताएंगे हम। और अब स्कूल के पर्पज़ से क्या है आपके, एक तो पीरियड टेबल पूछ लेंगे, बाकी ये शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड ये सब नहीं पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। हाँ, चैल्कोजेंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, इनर्ट गैसेज क्या है, नोबल गैसेज क्या है। अब ये कहेंगे कि एस ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। अब एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज हम लिखने पे आ जाए तो 10 पेज कम है, 10 क्या, अभी चैप्टर पढ़ाएंगे तब देखना आप, तो 20 पेज भी कम है। लेकिन अभी हमें प्रिसाइज करके 8-10 इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखने हैं नंबर बाई नंबर। इसी प्रकार पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पूछ लेंगे, डी की पूछ लेंगे और एफ की पूछ लेंगे। तो पर्टिकुलर क्या होता है ना, आपके स्कूल पर्पज़ से एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि ऐसे कहेंगे राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम आपको तो बहुत सारी लिखवा दे रहे हैं, आप बहुत सारी लिखोगे तो कम से कम एग्जाम में 40-50 मिनट लग जाएंगे। तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से इनको, और पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में आ जाए तो आप अपने मन की 2-2, 4-4, 5-5 लिखाइएगा। क्वेश्चन देख लेना कितने मार्क्स का है, उस बेस पे आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। डालिए हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एस, हाँ नई हेडिंग है, हाँ नहीं सबकी अलग अलग लिखेंगे, पहले बड़ी हेडिंग बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो चलिए एक एक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं और लिखवाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 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 तो ये हो गई आपकी हेडिंग। तो हमें चालू कहाँ से करना है, हमें चालू ये बताने से करना है कि किन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहेंगे। तो सिंपल सा आंसर है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा वो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, एस ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा वो पी ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो जाएगा लेकिन डी कैसी होगी, n-1 डी, वो कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में, लेकिन एफ कैसा होगा, n-2, तो वो कहलाएंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिखिए द एलिमेंट्स whose atoms have their last electron in s orbital called s block elements, देखिए अंदर के इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएं उससे मतलब नहीं है, हो सकता है लास्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, अच्छा बहुत सारे क्या, एस में 2 ही जा सकते हैं, चाहे एस में 1 जाए चाहे एस में 2 जाएं, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में इलेक्ट्रॉन अगर एस में जा रहा है तो वो एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे हमारे, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट
जिसके एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस ब्लॉक में, उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अब इसी से आप सबकी डेफिनेशन कर सकते हो, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी ब्लॉक कॉल्ड पी ब्लॉक, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1 डी ब्लॉक, वो कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, n-1 डी में। और द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर n-2 एफ में, उसको क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये बताते हैं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक, अब प्रॉपर्टीज लिखनी है, मैं नंबर बाई नंबर डाल के, तो एक एक करके लिखते हैं इनकी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी में काउंट तो कर सकते हो, लेकिन अब नंबर वाइज लिखेंगे तो काउंट करेंगे। हाँ, आपका किसको जैसे भी लिखना हो, वैसे तो हमारा मानना है कि वो डेफिनेशन टाइप थी तो उसको काउंट ना करें, लिखा जा सकता है। अब यहाँ से लिखते हैं, तो फर्स्ट लिखेंगे हम इनका, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स। इनको क्लासिफाइड कितने ग्रुप्स में किया गया है, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ग्रुप फर्स्ट कॉल्ड मेटल्स, ठीक है, इसका रीजन हम पहले बता चुके हैं। किसी को एग्जाम में बहुत ज़्यादा लिखना है तो अपनी नॉलेज के बेस पे आगे पीछे के पॉइंट आप मिक्स करके छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ग्रुप फर्स्ट कॉल्ड एल्केली मेटल्स, और शॉर्ट में ही वहीं पर उनके नाम लिख देंगे, हेलिना की रब से फरियाद। आई थिंक अब आपको हेलिना की रब से फरियाद की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, है ना, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ये तो हमें पता है कि अब SOP में आपकी बहुत तेज कमांड आ चुकी है, D में भी लगभग आ चुकी है, F में थोड़ी थोड़ी आनी बाकी है, थोड़ी थोड़ी। तो ये होते हैं ग्रुप फर्स्ट कॉल्ड एल्केली मेटल्स एंड ग्रुप सेकेंड कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप एग्जाम में कितना लिखना चाहते हो। आप शायद ऐसे भी लिख सकते थे क्लासिफाइड इन ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, और क्लासिफाइड इन ग्रुप एल्केली मेटल्स एंड एल्केलाइन। ये आपके ऊपर है कि आप कितना शॉर्ट करना चाहते हो, कितना बड़ा करना चाहते हो। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, और आप लिख सकते हो इन एलिमेंट्स के नाम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम एंड फाइनल वन रेडियम। रेडियम इज रेडियो एक्टिव, और इसमें फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है ना, स्टार लगा देते हैं आपके लिए, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, आप इसको छोटा लिख सकते हो, क्लासिफाइड इन ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, और क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स कॉल्ड एल्केली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल। जरूरी नहीं आप इतना सारा लिखें, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, आप छोटे पॉइंट्स कर सकते हो इनके। सेकेंड पॉइंट लिखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पॉइंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप फर्स्ट का क्या आएगा, S में 1, और ग्रुप 2 का क्या आएगा, S में 2। तो हम क्या लिखेंगे, NS122, ठीक है, ध्यान दें। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका ये होता है, ठीक है। तो अब आपको एक एक पॉइंट अच्छे से लिखने, ये तो आपको पता थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी है कि इनको हवा में खुला भी नहीं छोड़ सकते आप। ये हवा में मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेंगे, अपने आप को कोरोड कर लेंगे, गंदा कर लेंगे, टार्निश कर लेंगे, मटमैला कर लेंगे, और मॉइस्चर मिल गया तो आग पकड़ लेंगे। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है आपके, और इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर इनको मॉइस्चर मिल जाएगा तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे और साथ में हीट रिलीज करेंगे, तो वो क्या पकड़ लेगा, आग। सोडियम का इतना टुकड़ा
पर्याप्त है एक कांच के गिलास को तोड़ने के लिए। आप सोडियम के इतने से टुकड़े को पानी में डालें तो कम से कम 10 मीटर दूर हो जाए, काफ़ी तेज़ विस्फोट होगा। आप समझ लीजिए एक अच्छा खासा पटाखे जितनी आवाज़ आएगी आपको इतने में, और गलेगा भी बिल्कुल, आपको ऐसे लगेगा कि आपके विदिन 8-10 सेकंड के अंदर गल जाएगा। डाला आपने, घूमेगा राउंड राउंड झर और सीधे भड़ाक ऐसा उड़ेगा। और बहुत डेंजरस भी है सोडियम। अगर आपके हाथ में मॉइस्चर है या आपको पसीना आ रहा है गर्मियों में, आपने सोडियम को हाथ से पकड़ लिया तो आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा मॉइस्चर से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो लिखिए पॉइंट नंबर 3 तो लिखना है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि नहीं है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि और इनसे ज़्यादा किसी के पास टेंडेंसी नहीं है। ग्रुप में ए है और एक एलिमेंट में कौन है? सीजियम। ध्यान रखिएगा। तो हाईली लिख सकते हो या मोस्ट भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, है ना। ये मेटल्स खुले में तो कोई गलती से भी नहीं रख सकता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इनकी टेंडेंसी होती है बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो इन पे कौन सा चार्ज आ जाना है? तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं आपके, ध्यान रखना है। 4th नंबर पॉइंट देखिए आप इसमें, जनरली दे आर सॉफ्ट मेटल्स। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जनरली मेटल्स आर हार्ड, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इनके बारे में उल्टा बोला जाता है। जनरली दीज मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स, है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयरन को तो हम नाइफ से भी नहीं काट सकते, और बड़ा धारदार हथियार चाहिए और उसमें भी एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएंगे तब जाके कटेगा। लेकिन सोडियम इतना सॉफ्ट है कि आप नाखून से काट सकते होते, इतना सॉफ्ट है आपका। एक समझ लो पनीर का टुकड़ा है, लेकिन पनीर से तो हार्ड होता है, पनीर से आप डबल हार्ड मान लो। लेकिन ये आप मान लो जैसे कि रबड़ से ये 2 गुना सॉफ्ट होता है। एक अच्छी मुलायम रबड़ ले ली, समझ लीजिए वही है। लेकिन नाखून से कभी इसलिए नहीं तोड़ना कि आप नाखून से तोड़ेंगे तो नाखून के अंदर भर जाएगा, और अगर वहाँ मॉइस्चर हुआ तो फिर वहाँ आपकी जल जाएगा। इसलिए नाखून से कभी नहीं तोड़ना है। इससे गलती कर देते हैं कई बच्चे, तो नहीं करना है। पर्टिकुलर नाइफ से आप काटोगे तो बड़ी तरीके से कट जाएगा। आप ऐसे नाइफ फेरोगे एक बार में पूरा कट जाएगा। चाहे आप लिथियम को काट लें, चाहे सोडियम को काट लें, चाहे पोटेशियम को काट लें, चाहे रुबिडियम को काट लें, दे ऑल आर द सॉफ्ट मेटल। और लिथियम तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना हल्का है कि ये मिट्टी के तेल के ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। तो इन सभी मेटल्स को तो केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, लेकिन लिथियम को नहीं रख सकते क्योंकि वो ऊपर रहता है केरोसिन के ऑयल, और ऊपर रहेगा तो पानी हवा से रिएक्ट कर सकता है। तो इसको पैराफिन बैग्स, मोमबत्ती में लपेट के रखा जाता है, बैग्स में लपेट रखा जाता है इसको। तो ये अगला पॉइंट है, सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट मेटल्स। अब सॉफ्ट हैं तो ये मेल्ट भी जल्दी हो जाएंगे, और जल्दी मेल्ट हो जाएंगे तो जल्दी बॉयल भी हो जाएंगे। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हम सोडियम गर्म पानी में डाल देंगे तो किसी भी पानी में डालो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आप लोगों को हम एक सलाह देंगे, कभी भी कोई भी केमिकल के साथ खिलवाड़ मत करना। आपको अगर ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करने की या देखने की है तो नेट पे बहुत बहादुर बैठे हैं आपके, वहाँ जाके सर्च करके देख लो। सोडियम को, पोटेशियम को नहीं कुछ नहीं होगा। ऐसे थोड़ी रिएक्ट करता है कि सोडियम एटमॉस्फेयर में, हम तो निकाले रहते हैं। हाँ, अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत नमी भी है तो भी उसमें आग नहीं लगेगी, वो उसकी सतह खराब होती जाएगी, टार्निश मटमैली होती है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, मतलब ऐसा मॉइस्चर जैसे फॉग हो तो वो जाके रिएक्ट
हाँ ऐसे। और कैरोसिन ऑयल में आप जब उसको डबो के रखते हो ना तो उसके ऊपर कैरोसिन ऑयल की एक लेयर बन जाती है, जब तक वो आप हटाओगे नहीं। इसीलिए जब भी सोडियम की रिएक्शन कराई जाती है तो उसको कैरोसिन से ऑयल से निकाल के फिल्टर पेपर के ऊपर रख के उसको पुश किया जाता है, उसका पूरा कैरोसिन ऑयल को अब्जॉर्ब किया जाता है। तो सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अगर सॉफ्ट मेटल की बात आती है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सोडियम एंड पोटेशियम। हालांकि लिथियम तो इन दोनों से भी ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन जनरली ये चलते हैं आपके, है ना, सोडियम एंड पोटेशियम। सॉफ्ट मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड, जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों को पता है? ये सब बच्चों थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए था आपको क्लास 10th में, लेकिन आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब सीखिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आएगा, तो इनके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे हाइड्रोजन के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है? आयनिक बॉन्ड। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इनके पास और सबसे ज़्यादा लेने की क्षमता हैलोजेंस के पास। तो जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना चाहते हो, यहीं पर फुल स्टॉप लगा दो उसको, जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो बेस्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपके सामने NaCl और CsCl तो कमाल का आयनिक है, और CsF की तो बात ही मत करो, बहुत ज़्यादा आयनिक है। इन सब में सबसे अच्छा आयनिक कौन है? CsF। कैसे पता चला? क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाँ नहीं पूरी पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाँ हमने एल्केली मेटल्स और हैलोजन के मिला के दिए। हाँ तो एल्केली मेटल्स और भी हम आयनिक बना सकते हैं, लेकिन पूरे 118 एलिमेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव। और भी बहुत सारे हैं आपके आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ढेर सारे हैं। हमसे वो लिख रहे थे जो बहुत फेमस है, NO2S, ये सब आपके आयनिक बॉन्ड है। तो जनरली फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये समानता आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लिखिए नेक्स्ट, सो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +1 पॉइंट नंबर 6, सो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कुछ समय बाद आप लोग बड़े से बड़े कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट देख के निकाल लेंगे, वैसे चैप्टर में आने दो बच्चों, फिर होगा वो सब कुछ। सो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ग्रुप फर्स्ट होता है हमारा, ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और ढेर सारे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सब के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस सब में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ये बताती है कि किसी की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है कि लेने की। तो हमें इसके ऊपर +1 चार्ज देख के पता चल जाए कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, और +1 चार्ज देख के पता चलेगा कि कितना दिया है,